नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। हिंदी फिल्म का एक गाना है, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या किया। अब आप कहेंगे कि इसका संदर्भ क्या है। देखिए, किसी भी बिना संदर्भ के कही हुई बात का कोई अर्थ नहीं होता है। संदर्भ है महाराष्ट्र की राजनीति। महाराष्ट्र की राजनीति जो है वो ठहरने का नाम ही नहीं ले रही है, स्थिर होने का नाम नहीं ले रही है। कुछ न कुछ लगातार वहाँ पर हो रहा है। जब लगता है कि अब मामला जो है ठहराव पर आ गया है, अब मामला स्थिर हो गया है, तब तक कुछ न कुछ फिर होने लगता है। अब एक नया जो है मुद्दा सामने आया है और वो है भाइयों के मिलन का, भरत मिलाप का। हो सकता है आने वाले दिनों में आपको महाराष्ट्र में इस मौसम में जो है, वैसे तो भरत मिलाप का दृश्य आप देखते हैं नवरात्र के दिनों में, दशहरे के समय जब रामलीला का आयोजन होता है, लेकिन राजनीति में कोई चीज़ कभी भी हो सकती है। तो भरत मिलाप का दृश्य आपको महाराष्ट्र में इस मौसम में देखने को मिल सकता है। कौन मिल रहे हैं? उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, चचेरे भाई हैं दोनों, और दोनों की राजनीति बाला साहब ठाकरे के रहते हुए पनपी बढ़ी। राज ठाकरे को जब लगा कि बाला साहब ठाकरे अपनी राजनीतिक विरासत उद्धव ठाकरे को सौंप रहे हैं और उनको अगर शिवसेना में रहना है तो उद्धव ठाकरे के नीचे रहना पड़ेगा, तो उन्होंने शिवसेना छोड़ दिया। कहा कि मैं बाला साहब ठाकरे के अलावा किसी को अपना नेता नहीं मान सकता। 2005 में अलग हो गए। 2006 में अपनी पार्टी बनाई, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। महाराष्ट्र का कोई नवनिर्माण तो इस सेना ने, इस पार्टी ने किया नहीं, बल्कि महाराष्ट्र के विकास में, निर्माण में बाधाएं जरूर अटकाई। सामाजिक असंतोष पैदा करने की लगातार कोशिश हुई, सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश हुई। कभी मराठी भाषा को लेकर, तो कभी जो है मराठी गैर मराठी का मुद्दा उछालकर, कभी उत्तर भारतीयों के खिलाफ हमला करके यही सब काम करते रहे। अब कह रहे हैं कि मुझे उद्धव ठाकरे के साथ काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। और उद्धव ठाकरे का बयान आया, मैं पुरानी बातें भूलने को तैयार हूं और साथ काम करने को तैयार हूं। लेकिन उद्धव ठाकरे के जो सेनापति हैं संजय राउत, उनका कहना है कि ये तय करना होगा राज ठाकरे को कि वो बीजेपी के साथ रहेंगे, शिवसेना विरोधियों के साथ रहेंगे। उनका मतलब था उद्धव ठाकरे के विरोधियों के साथ रहेंगे, और निशाना नाम नहीं लिया, निशाना उनका एकनाथ शिंदे की ओर था। यह हमारे साथ रहेंगे, ये फैसला करना पड़ेगा। अब आप देखिए, हालत ये है कि दो कंगाल मिलकर जो है शर्तें लगा रहे हैं कि बिजनेस कैसे होगा। अब ये दोनों पार्टियों की हालत क्या है, पहले तो ये देखिए। दोनों के पास कोई राजनीतिक पूंजी बची नहीं है। नवनिर्माण सेना जो राज ठाकरे की है, उसके पास तो कभी पूंजी बनी ही नहीं। 2009 में उसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था महाराष्ट्र विधानसभा में, जब उसको 5% से ज़्यादा वोट मिले थे। उसके बाद आप देख लीजिए 2014, 2019, 2024 सारे विधानसभा चुनाव में अगर उनकी परफॉर्मेंस देखिए तो वोट शेयर लगातार गिरता जा रहा है। अब 1 पॉइंट समथिंग रह गया है। ये राजनीतिक हैसियत है राज ठाकरे की। लेकिन कहा क्या जाता है, भाषण बहुत अच्छा देते हैं, उनको सुनने के लिए बहुत लोग आते हैं। अरे भाई, चुनावी राजनीति में, जनतंत्र में भाषण कितने लोग सुनने आते हैं, भाषण आप कैसा देते हैं, ये तब मैटर करता है जब ये पता चले कि आपको वोट कितने लोग देने के लिए तैयार है। तो आपका भाषण सुनते हैं फिर भी वोट नहीं देते हैं, तो इससे आपको समझ जाना चाहिए कि आपके बारे में धारणा क्या है लोगों की। और ये जिन मराठी लोगों के सम्मान की बात करते हैं, उन्हीं लोगों की बात कर रहा हूँ। अब दोनों भाई कह रहे हैं कि हम महाराष्ट्र के हित के लिए त्याग करने को तैयार हैं, सारी पुरानी बातें भूलने को तैयार हैं। 20 साल तक महाराष्ट्र के हित की क्यों नहीं याद आई, क्यों नहीं साथ आ गए? अगर महाराष्ट्र का हित ही देखना था, और महाराष्ट्र का क्या हित किया है आपने, ये दावा केवल और केवल बाला साहब ठाकरे कर सकते थे। अब वो इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने महाराष्ट्र के लिए और ख़ास तौर से हिंदुओं के लिए जितना बड़ा काम किया है, मेरा मानना है कि बहुत ही गिने चुने लोग आपको मिलेंगे उनके समकालीन जिन्होंने ऐसा काम किया हो। और राजनीति में तो आपको मिलना भी मुश्किल है। राजनीति में आपको जो मिलेंगे सब गंगा जमुनी तहजीब की बात करने वाले मिलेंगे।
इसीलिए जनता ने उनको हिंदू हृदय सम्राट की उपाधि दी थी। ये उपाधि न कभी राज ठाकरे को मिल सकती है, न कभी उद्धव ठाकरे को मिल सकती है। अपने कार्यकर्ताओं से भले कहलवा लें। अब सवाल ये है कि ये मिल क्यों रहे। मेरे हिसाब से 3 कारण हैं। एक, राजनीतिक ज़मीन पूरी तरह से खिसक चुकी है। फिर कह रहा हूँ कि राज ठाकरे की कोई राजनीतिक ज़मीन कभी बनी ही नहीं थी। उनको ये गलतफहमी थी कि वो बाला साहब जैसे बोलते हैं, बाला साहब जैसी राजनीति करते हैं, तेवर वैसे हैं, शिवसेना से निकलेंगे तो शिवसेना पूरी उनके पीछे चल देगी। कुछ विधायक साथ आए, कुछ कार्यकर्ता साथ आए और मालूम हो गया कि बाला साहब से अलग होकर शिवसेना में किसी की राजनीति नहीं चल सकती। ये सब ने आजमा कर देख लिया। राज ठाकरे से लेकर, चाहे आप बात कीजिए राणे की या फिर जो है छगन भुजबल की, कोई पनप नहीं पाया अकेले। साथ जाकर अलग बात है। आज नारायण राणे भाजपा के साथ हैं, पहले कांग्रेस के साथ गए थे। छगन भुजबल जो है एनसीपी के साथ हैं। तो वहाँ रहकर तो ज़रूर उनको कुछ मिल गया, लेकिन अकेले कुछ भी कर पाने की स्थिति में नहीं रहे। सबसे बुरा हाल राज ठाकरे का हुआ और अब उद्धव ठाकरे का। उद्धव ठाकरे के पास आज जो आपको सांसदों और विधायकों की संख्या दिख रही है, ये उद्धव ठाकरे की अपनी कमाई, राजनीतिक कमाई नहीं है। ये दरअसल कांग्रेस और शरद पवार की कृपा से मिला हुआ है। जो वोट उनको मिले और उसकी वजह से जो सीटें मिली उनको, लोकसभा में भी और विधानसभा में भी, अगर आप शरद पवार और कांग्रेस का वोट शेयर उसमें से घटा दें तो ये सब ज़ीरो हो सकता है। ज़ीरो नहीं तो ज़ीरो के आसपास पहुंच जाएगा। तो दोनों भाइयों के जनाधार में कोई बड़ा अंतर नहीं रह गया है। हाँ, ये बात है कि शिवसेना के कैडर का एक अच्छा खासा हिस्सा अब भी उद्धव ठाकरे के साथ है। तो तय ये नहीं होना है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ आएंगे या नहीं, कि किन शर्तों पर आएंगे और राज ठाकरे बीजेपी के साथ रहेंगे तब हमारे साथ आ सकते हैं क्या, या साथ छोड़ेंगे तब आएंगे। ये सब शर्तें लगाने की स्थिति में दोनों भाई नहीं हैं। फैसला जो करना है वो उन शिवसैनिकों को करना है जो उद्धव ठाकरे के साथ हैं, कि वो उद्धव ठाकरे के साथ बने रहें या एकनाथ शिंदे के साथ चले जाएं। और ये स्थानीय निकाय के चुनाव से तय हो जाएगा। इसलिए स्थानीय निकाय का चुनाव डू और डाई वाला मामला है, उद्धव ठाकरे के लिए भी और मनसे के लिए, यानी राज ठाकरे के लिए तो है ही कि उनका पॉलिटिकल रेलेवेंस स्थानीय निकायों में भी कुछ बना रहेगा, खासतौर से मुंबई, पुणे और आसपास, या नहीं रहेगा। उद्धव ठाकरे के पास अब कुछ बचा नहीं है। पार्टी चली गई, पार्टी का चुनाव निशान चला गया, झंडा चला गया। बाला साहब के जीवित रहते उनकी पार्टी छोटी रही हो, बड़ी रही हो, सत्ता में रही हो, सत्ता से बाहर रही हो, कभी मुंबई के मुसलमानों की ये हिम्मत नहीं हुई कि मातोश्री के सामने आकर शिवसेना के खिलाफ नारेबाजी करें। उद्धव ठाकरे के राज में ये भी हुआ और अभी हुआ है। ये वक्त संशोधन विधेयक पर जब पेश हुआ था अगस्त में, तो शिवसेना जो है वॉकआउट कर गई थी वोटिंग के समय उसके विरोध में, कि हमारे वोट से जो है तुम्हें ये सीटें मिली है लोकसभा में, और हमारे मुद्दे पर वॉकआउट कर गए। तो उसके बाद फिर से लाइन पर आ गए उद्धव ठाकरे। तो उद्धव ठाकरे वो लाइन छोड़ चुके हैं जो बाला साहब ठाकरे की थी, विचारधारा छोड़ चुके हैं। अब उनको औरंगजेब से कोई परेशानी नहीं है। मैंने शुरू की थी बात कि आखिर क्यों साथ आ रहे हैं, तो 3 कारण मुझे नज़र आते हैं। पहला कारण है यही जनाधार का, कि राजनीति ही खत्म हो जाएगी, और राजनीति खत्म हो जाएगी तो क्या होगा वो तीसरे कारण से आपको समझ में आएगा। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है अपने बच्चों को राजनीतिक रूप से स्थापित करने की। उद्धव ठाकरे का बेटा आदित्य ठाकरे तो चुनाव जीत गया शरद पवार और कांग्रेस की कृपा से, लेकिन राज ठाकरे का बेटा भाजपा की कृपा के बावजूद चुनाव नहीं जीत पाया विधानसभा का। ये हैसियत है इन दोनों नेताओं की जो अपने को बड़ा समझते हैं। तो उस राजनीतिक विरासत, जिस विरासत का दावा करते थे, ये 2 भाई आपस में लड़े और दावा जो है बाला साहब की राजनीतिक विरासत का कर रहे थे, और विरासत लेकर एकनाथ शिंदे चले गए।
आज शिवसेना का सबसे बड़ा जनाधार अगर महाराष्ट्र में किसी के पास है तो एकनाथ शिंदे के पास है। ये ठीक वही स्थिति है जो उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह के बाद हुई। चौधरी चरण सिंह की विरासत न तो चौधरी अजीत सिंह को मिली, न चौधरी देवीलाल को मिली, जो हरियाणा के जाट नेता थे, कद्दावर जाट नेता थे, मुख्यमंत्री रहे। उनकी विरासत, चौधरी चरण सिंह की विरासत ले गए मुलायम सिंह यादव, जो जाट नहीं थे, उनकी जाति से नहीं आते थे, लेकिन चौधरी साहब का वरदहस्त था उन पर, और उसके बाद उनकी मेहनत। तो यहाँ वरदहस्त तो जो है आप कह सकते हैं कि भाजपा नेतृत्व का था एकनाथ शिंदे पर, और एकनाथ शिंदे की मेहनत। भरोसा दिलाना शिवसैनिकों का, शिवसेना का जो आधार शिंदे के साथ है कि हम बाला साहब के रास्ते पर चल रहे हैं, और ये बताना कि उद्धव ठाकरे ने कैसे छोड़ दिया बाला साहब ठाकरे का रास्ता, और इसमें एकनाथ शिंदे सफल रहे। तो आज शिवसेना के नाम पर जो पार्टी है उसकी कमान एकनाथ शिंदे के हाथ में है, और स्थानीय निकाय के चुनाव में ये पकड़ और मजबूत होने वाली है। उद्धव ठाकरे और कमज़ोर होने वाले हैं, इसलिए डरे हुए हैं। तो ये डरे हुए भाइयों का मिलन है। दोनों को लग रहा है कि मिल जाएं तो शायद बच जाएं, बिना मिले तो खत्म होना राजनीतिक रूप से तय है। तीसरा कारण ऐसा है जो केवल ये ठाकरे परिवार तक सीमित नहीं है या शिवसेना की लिगेसी तक सीमित नहीं है। तीसरा कारण, देश में जितनी भी परिवारवादी पार्टियां हैं सब में आपको ये कॉमन फैक्टर नजर आएगा कि राजनीतिक दल बनाया, राजनीतिक दल को जो है परिवार का दल बना दिया, परिवार की पार्टी बना दी, और उसके जरिए जो संपत्ति खड़ी की। बहुत से लोगों को लगता है कि चुनाव जीतकर सत्ता में आना ही इनका लक्ष्य है। किसी भी राजनीतिक दल का ये लक्ष्य तो होता ही है। जो चुनावी राजनीति में है, अगर वो कहे कि सत्ता में नहीं आना चाहता या सत्ता नहीं चाहता तो झूठ बोल रहा है। सब सत्ता चाहते हैं, सवाल है किस कीमत पर और किस उद्देश्य से। अगर कोई लक्ष्य है, इन पारिवारिक पार्टियों का जो सबसे बड़ा लक्ष्य हो गया है ये सत्ता में आने की कोशिश या फिर पॉलिटिकली रेलेवेंट बने रहने की कोशिश इसलिए करते हैं कि ये जो संपत्ति खड़ी की है उसका बचाव उसी से हो सकता है। कांग्रेस पार्टी को देखिए, जिस तरह से नेशनल हेराल्ड की, एसोसिएटेड प्रेस जर्नल की संपत्ति हड़प ली परिवार ने। अगर सत्ता में ना होते, राजनीतिक रूप से शक्तिशाली ना होते तो क्या ये कर पाते? आपको याद होगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद जब नीतीश कुमार छोड़कर गए एनडीए को, तब एक कोशिश हुई थी जनता परिवार को एक करने की। जनता दल के जितने घटक हैं, जितने टुकड़े थे, अलग अलग दल बन चुके हैं, उनको एक करने की। और प्रस्ताव ये था कि मुलायम सिंह यादव को उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए। सहमति बन गई, सब सहमत थे, सारी बातें हो गई। आखिर में मामला फंसा कहाँ कि अलग अलग दलों की जो संपत्ति है उसका बंटवारा कैसे होगा, इसी पे मामला अटक गया और ये नहीं हो पाया। आज अगर जो है जनता दल के सारे घटक एक हुए होते तो हो सकता है दूसरा सबसे बड़ा दल होते, दूसरा नहीं तो तीसरा तो होते ही। लेकिन संपत्ति का बंटवारा नहीं हो पाया क्योंकि कोई अपनी संपत्ति में से हिस्सा बटाने को तैयार नहीं था। तो ये दोनों भाई मिल रहे हैं इसलिए कि संपत्ति को बचाना है। राजनीति तो बची नहीं है, लेकिन राजनीतिक रूप से अगर प्रासंगिक बने रहेंगे तो संपत्ति भी बची रहेगी। इसलिए आप देखेंगे कभी किसी से मिलते हैं जो सत्ता में है, कभी किसी से मिलते हैं। उद्धव ठाकरे जो मिलने को तैयार नहीं होते थे देवेंद्र फडणवीस से, वो 2-2, 3-3 बार और बेटे को लेकर मिलने जाते हैं देवेंद्र फडणवीस से। राज ठाकरे देवेंद्र फडणवीस को घर बुलाते हैं और देवेंद्र फडणवीस के घर जाते भी हैं। और ये बात जब राज ठाकरे ने कही है कि उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं, तब उस एक दिन पहले उससे, बल्कि एक रात पहले, एकनाथ शिंदे के यहाँ भोजन करके आए रात का, जिनको उद्धव ठाकरे, उनकी पूरी पार्टी, उनके लोग गद्दार कहते हैं। तो भाई जिसको गद्दार कहता है उसके साथ आप खाना खा रहे हैं, खाना खा के सुबह कहते हैं कि हम दोनों मिलकर साथ काम करने को तैयार हैं, सारे मतभेद भूलने को तैयार हैं, और
आप देखिए नैतिकता के कितने बड़े पर्वत पर खड़े होकर बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र को बचाना है, मराठी भाषा को बचाना है, महाराष्ट्र का विकास करना है। महाराष्ट्र के विकास के लिए क्या किया आपने? कोई ट्रैक रिकॉर्ड है आपका? आपको दरअसल अपने को बचाना है और अपनी राजनीति जो बची खुची है उसके जरिए अपने बेटों की राजनीतिक रूप से उनकी स्थापना करनी है, वो आगे चलकर राजनीतिक रूप से सक्षम हो सके, इसकी कोशिश है। तो जो भी सत्ता में है उससे जिस तरह की मदद ली जा सके लीजिए। उद्धव ठाकरे इसी महत्वाकांक्षा में एनडीए से निकलकर भाजपा का साथ छोड़कर एमवीए के साथ चले गए, कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार के साथ चले गए थे। उस समय एनसीपी शरद पवार के पास थी, आज एनसीपी शरद पवार नाम की अलग पार्टी है उनके पास, एनसीपी जो है अजित पवार के पास है। तो इस सत्ता के लालच में, लक्ष्यहीन सत्ता के लालच में, लक्ष्य तो कांग्रेस पार्टी का था उस गठबंधन को बनाने में कि भाजपा और शिवसेना का गठबंधन तोड़ना है, वो उसने हासिल कर लिया। उसकी कीमत चुकाई उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाकर। हालांकि ये इतनी बड़ी कीमत चुकाई कि अब कांग्रेस पार्टी के लिए खड़े होना मुश्किल है। भाजपा तो फिर से उठकर खड़ी हो गई। भाजपा जितनी मजबूत थी 2019 में, जब भाजपा शिवसेना का गठबंधन तोड़वाया था कांग्रेस और शरद पवार ने, आज की तारीख में भाजपा उससे कई गुना ज़्यादा मजबूत हो चुकी है महाराष्ट्र की राजनीति में। अब भाजपा को हराने वाला कोई नहीं है। भाजपा के साथ चलकर सत्ता में बंटवारा करने वाले तो हैं, दो हैं, एकनाथ शिंदे, अजित पवार। लेकिन अगर इनमें से भी किसी के मन में ये आ जाए कि वो अलग होकर भाजपा को चुनौती दे सकते हैं, तो उस हालत में नहीं है। तो दरअसल स्थिति ये है कि जनाधार बचा है छटाक भर का। ये वजन नापने का जो है पुराना भारतीय पद्धति है, उसमें छटाक और शेर और मन होता था। तो राजनीतिक आधार बचा है छटाक भर का और अहंकार है मन भर का। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये लोग कितनी दूर चल सकते हैं। इसीलिए डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। तो विनीत सरल तो नहीं है, ये पूरी तरह से लागू नहीं होता, लेकिन इनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। ये याचक मांगने वाले हैं। ये साथ मिलकर भी जो है कोई राजनीतिक ताकत महाराष्ट्र की राजनीति में नहीं बनते, फिर भी इनको किसी का साथ चाहिए। और उद्धव ठाकरे जहां खड़े हैं, फिर कह रहा हूं, वो कांग्रेस और शरद पवार की ताकत से खड़े हैं। जिस दिन ये दोनों दल तय करेंगे कि अब उद्धव ठाकरे से छुटकारा पाना है, उद्धव ठाकरे वहीं पहुंच जाएंगे जहां आज राज ठाकरे हैं। आज की तारीख में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मिल भी जाएं तो बीजेपी तो छोड़िए, एकनाथ शिंदे का भी मुकाबला नहीं कर सकते। तो इसलिए ये मिलें न मिलें, एक दिन की 2 दिन की खबर बन सकती है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में कोई बदलाव आ सकता है, ये सोचना गलतफहमी होगी। कोई अंतर नहीं पड़ने वाला कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे अलग अलग राजनीति करते हैं या मिलकर करते हैं, क्योंकि स्वार्थ के कारण हुई एकता तभी तक चल पाती है जब तक स्वार्थ सधे, और स्वार्थ सधने की कोई उम्मीद दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। तो इसलिए ये साथ कितने दिन चलेगा मुझे मालूम नहीं। हालांकि अभी साथ तो औपचारिक रूप से हुआ भी नहीं है, होगा भी कि नहीं ये भी पता नहीं है, लेकिन इतना है दोनों के सामने दोनों को लग रहा है कि अब कोई विकल्प नहीं है। तो इसलिए जो है जैसे बाढ़ आती है तो सारे जो है जीव जंतु एक हो जाते हैं, ये उस तरह की बात है। इस समय भाजपा और उसके सहयोगी दलों की राजनीतिक बाढ़ है महाराष्ट्र में। तो बाकी के जो जीव जंतु हैं, राजनीतिक जीव जंतु, वो साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। कितना सफल होते हैं समय बताएगा। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।